हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए केमिस्ट्री का काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी को हम लोग सीखेंगे। किस तरह से एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है वो सीखेंगे। साथ ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, बस इतना ही नहीं, और भी सीखेंगे कि किस तरह से कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो देरी किस बात की, चलिए करते हैं आज का वीडियो को शुरुआत। तो आप सबको पता है कि कोई भी जो एटम्स होते हैं वो एटम्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी एटम जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तीन मेनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको और हमें स्टडी करनी है। ठीक है, आपके मित्रों को सबको स्टडी करनी है, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सब तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और जो हमारा प्रोटॉन होता है वो हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और आप बताइए न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा? नो चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे होता है, प्रोटॉन का सिंबल P+ होता है, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको नोट कर लें। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा आखिर दिखता है। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर में सबसे बीच में जो होता है ये हमारा न्यूक्लियस होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं इस तरह से, जिनको हम लोग शेल्स या फिर ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। शेल्स या फिर ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हुए रहते हैं। ठीक है, ये सब हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस प्रकार से होता है हमारा एटम का स्ट्रक्चर, ऐसे दिखता है कोई भी एटम का स्ट्रक्चर। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होती हैं और एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लें आप। चलिए जल्दी कर लिए होंगे आप, पॉज करके कर लें। ओके, मिटा देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, कि आखिरकार एटॉमिक नंबर क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप भी साथ साथ लिखते जाइए। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। ठीक है, इट इज डिनोटेड by
कैपिटल Z। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होती है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, यानी कि कोई भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने एटम्स कोई भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर के बारे में आपको क्या जानना है? ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, यानी कि सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई भी ऐसा दो एलिमेंट नहीं है जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम होता है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर एटॉमिक नंबर बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये कहानी थी एटॉमिक नंबर की जो कि आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मास नंबर क्या होती है और मास नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर ले पॉज करके। ओके, आई होप कर लिए होंगे। इसको मिटा दूं? चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे मास नंबर क्या होती है। ठीक है, मास नंबर। तो मास नंबर का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ पहले। मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons present in the nucleus of its atom। ठीक है, it is denoted by capital A। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, यानी कि कोई भी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके हमारा आ जाता है मास नंबर। कि टोटल नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उन दोनों को जब सम अप कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मास नंबर। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं
एग्जाम्पल मान लेते हैं सोडियम का, ठीक है। सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 11 होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो मास नंबर आ जाएगा हमारा, मास नंबर ऑफ सोडियम, मास नंबर ऑफ Na कितना आ जाएगा 23। सोडियम का मास नंबर होता है हमारा 23, क्योंकि सोडियम में प्रोटॉन 11 होते हैं और न्यूट्रॉन 12 होते हैं, इसलिए सोडियम का मास नंबर हमारा हो जाएगा कितना 23। आई होप आपको मास नंबर का नॉलेज हो गया कि मास नंबर क्या होती है। मास नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, किस तरह से एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एटम को मान लो X, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम नहीं एलिमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि किस तरह से कोई भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा X एलिमेंट है, ठीक है, इस तरह से X एलिमेंट है। अब X के सबस्क्रिप्ट में हम लोग एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, एटॉमिक नंबर यानी कि Z, और सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग मास नंबर को लिखते हैं यानी A। ये है हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। X लिखते हैं, X के सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग मास नंबर लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वही सोडियम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया सोडियम, ठीक है। सोडियम का मास नंबर कितना हो जाएगा 23, जो हमने निकाला था वो ऊपर लिखेंगे, और सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 लिखेंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन से, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है सोडियम एलिमेंट का, इस रिप्रेजेंटेशन से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, इसे रिप्रेजेंट करके दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बता दूँ, ये जो हमारा सिंबल है, इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो गिवन है मास नंबर, मास नंबर तो गिवन है 23, साथ में एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है कितना है, जितना एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारा हो जाएगा कितना 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और एटॉमिक नंबर भी 11, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो मास नंबर हमारा क्या है 23 है, तो यहाँ पे 23 माइनस 11 जो कि एटॉमिक नंबर है, 23 माइनस 11 12, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 12n, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा हो जाएगा कितना 12। क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये था कुछ मास नंबर की कहानी, मतलब कि कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की कहानी, कि किस तरह से हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से अलग अलग शेल्स में जाते हैं,
ठीक है, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स, अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोर बरी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि वोर और बरीन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है, जिसको हम लोग वोर बरी स्कीम भी कहते हैं, वोर बरी स्कीम। चलो ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टर्म आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक लिख दूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in different shells is known as electronic configuration. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लें। आई होप आप कर लिए होंगे। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला है 2n²। अब इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, क्या एक फॉर्मूला है 2n²। इस फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट शेल्स में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, यानी उस कोई पर्टिकुलर शेल्स में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भर सकते हैं, ये इस फॉर्मूला से हमें पता चलेगा। n मतलब होता है, n डिनोट्स शेल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा बीच में न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट वाले सेल को हम लोग फर्स्ट शेल या फिर के शेल कहते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड वाले शेल को हम लोग सेकेंड सेल या फिर एल शेल कहते हैं। फिर थर्ड वाले शेल को एम शेल कहते हैं और फोर्थ वाले शेल को हम लोग एन शेल कहते हैं, के एल एम और एन। अब हम लोग इस फॉर्मूला के ज़रिए से यानी 2n² जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से पता लगाएंगे कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर शेल में। तो चलिए बात करते हैं कि के शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल में। ठीक है, तो के शेल यानी फॉर्मूला 2n², ये हमारा मेन फार्मूला है। n क्या है, नंबर ऑफ शेल। तो जो हमारा के शेल है ये कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है। तो यानी कि n के जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 दैट इज़ 2। यानी कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2। कितने जाएंगे, 2। ये जो हमारा फार्मूला है 2n², ये फार्मूला से हम लोगों को आ रहा है कि के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। ठीक है, चलिए के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एल शेल पर कि एल शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, एल शेल। ठीक है,
तो एल शेल यानी कि 2n², वही फार्मूला, दैट इज 2 इंटू एन के जगह पर कितने, ये फर्स्ट सेकेंड शेल है ना एल, तो एन के जगह पर 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो एल शेल में मैक्सिमम हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं। अब आप कहानी सुनिएगा, ठीक है। एम शेल में क्या होगा, एम शेल में बड़ी मज़ेदार होने वाली है, ठीक है। चलिए एम शेल में यहाँ पे देखते हैं। एम शेल, एम शेल में 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि थर्ड शेल है ना एम शेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये हो गया 2 इंटू 9 दैट इज़ 2 इंटू 9 दैट इज़ 18। अब बोलोगे एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं है। एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन ये देखा गया कि जब कोई भी एटम में, जब उनके एम शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, जब जैसे ही उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग दे देंगे, जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे, तो वो एटम जो है, कोई भी पर्टिकुलर एटम स्टेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही पुट करते हैं। एल एम एन शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, 8। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही उस पर्टिकुलर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाता है, तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। तो क्यों हम लोग और एक्स्ट्रा एटम पुट करके या फिर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें पुट करके क्यों उस पर्टिकुलर एटम को हम लोग डिस्टॉर्ट करेंगे, यानी अनस्टेबल करेंगे। तो जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो एटम स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही पुट करते हैं। मैक्सिमम 18 जा सकता है, लेकिन हम लोग पुट करते कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आया कि एम शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आपको 18 लिखना है, पर हम लोग 8 पुट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जैसे ही उस पर्टिकुलर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाता है उस पर्टिकुलर शेल में, वो एटम स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग 18 नहीं पुट करते, ठीक है। फिर वैसे ही अगर देखा जाए एन शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 16 दैट इज़ 32। तो एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हम लोग पुट कितना करेंगे, सिर्फ 8 ही पुट करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही वो एटम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एलिमेंट लेते हैं। अब उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल्स यानी अलग अलग शेल्स में पुट करके देखते हैं। चलिए बाहर हो रही है पूरी तेज़ बारिश और यहाँ पर हो रहा है वीडियो शूट, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एलिमेंट है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही है, यानी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा तो आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे पता होगा। एटॉमिक नंबर से ही हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता होता है ना। तो इसलिए एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 12 होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में Mg लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, हमेशा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सेकेंड शेल बनाएंगे, दैट इज़
एल शेल में कितने पुट करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही पुट करेंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब थर्ड शेल, अब क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12 होंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस तरह से पुट करना है अलग अलग शेल्स में। तो फर्स्ट शेल में 2 हो गया, सेकेंड शेल में 8 हो गया, टोटल हमने 10 इलेक्ट्रॉन शेल्स में डाल दिया। अब बच कितना गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग थर्ड वाले शेल्स में पुट कर देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से हम लोग कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर और एक दो एग्जांपल ले लें क्या? चलिए अब एक एलिमेंट लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। तो यहाँ पे एल, फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आप बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब टोटल देखिए 13 हो गया, 1 2 और 8 10 और 3 13, ठीक है। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए अब कौन सा एग्जांपल लें? हाँ, कार्बन लेते हैं, ठीक है। चलिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो कार्बन का कैसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो यहाँ सी, फर्स्ट शेल में, यहाँ पे बीच में सी लिख लेना है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर सेकेंड शेल में बताइए, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हो गया टोटल 6, है ना, हो गया ना टोटल 6, 2 और 4 6, ठीक है। चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है और आज आप काफ़ी कुछ सीख पाए हैं, ठीक है। इसी तरह अमेजिंग लेक्चर्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2 में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।